हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी स्टूडेंट में। आज हम पढ़ेंगे अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र आज हम देखेंगे, जिसमें जो है हमारा जो है एग्ज़ाम में, हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम में बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो आज हम अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ से लगभग 15% क्वेश्चन आता है हर साल। और ये जो है एनसीईआरटी का ही बुक है, 11th की एनसीईआरटी। तो बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करेंगे अपने लेक्चर को। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो लोग भी वीडियो में पहली बार जुड़ रहे हैं, जो लोग भी पहली बार ही देख रहे हैं, वो वीडियो को लाइक कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे ताकि और भी लोग जुड़ सकें और उनको भी इस सीरीज का जो है लाभ मिल सके, एनसीईआरटी का, है ना। तो चलिए बिना देरी किए हुए मैं इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे अपवाह तंत्र में तो कह रहा है कि आपने मतलब ना अपवाह तंत्र चैप्टर 3 है। तो आपने वर्षा ऋतु में जो बहती नदियाँ, नाले व वाहिकाएँ देखी होगी, है ना। तो इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आपने वर्षा ऋतु में बहती नदियाँ, नाले व वाहिकाएँ देखी होगी जो अतिरिक्त जल बहा कर ले जाती हैं। अगर ये वाहिकाएँ ना होती तो बड़े पैमाने पर बाढ़ आ जाती है। अगर नदी में ढलान नहीं होता, नदी में ये जो नदी वाहिकाएँ हैं जहाँ से खाली जगह मिलता है, जैसे लग रहा है पानी जा रहा है, अगर ये नहीं होता तो क्या होता, तो कहीं न कहीं हर जगह पे बाढ़ दिखाई देता, गांव के गांव डूब जाते, है ना। इस तरीके का नज़ारा देखने को मिलता। और जिस तरफ ढलान होता उस तरफ मिट्टी कट के जाती। तो अगर ये वाहिकाएँ ना होती तो बड़े पैमाने पर बाढ़ आ जाती। जहाँ ये वाहिकाएँ अवरुद्ध या जो है अस्पष्ट हैं, वहाँ बाढ़ का आना एक समान परिघटना भी दिखाई देता है कई जगह, ठीक है। इसके अलावा ये इसमें कह रहे हैं निश्चित वाहिकाएँ के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। तो अब पूछ लिया जल प्रवाह अपवाह किसे कहते हैं। तो निश्चित जो वाहिकाएँ के माध्यम से हो रहा जो जल प्रवाह है ना, जिस रास्ते से जल जा रहा है उसी को अपवाह कहते हैं। इन वाहिकाओं के जो है जाल को अपवाह तंत्र कहा जाता है। इनका जो जाल है उसी को अपवाह तंत्र कहा जाता है। किसी क्षेत्र का जो है अपवाह तंत्र वहाँ के भूवैज्ञानिक समयावधि, चट्टानों की प्रकृति एवं संरचना, स्थलाकृति, ढाल, है ना, बहते जल की मात्रा और जो है बहाव का अवधि का जो है परिणाम होता है, ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि क्या आपके शहर या गांव के पास कोई नदी है? क्या आप वहां कभी नौकायान करने अथवा जो है नहाने के लिए गए हैं? तो आप लोग बताइए, क्या आप लोगों ने कभी गए, आप लोगों ने कभी नदी के पास गए हैं आप लोग? मैं तो गया हूँ, नाव में बैठा भी हूँ। तो कह रहा है क्या यह जो है नदी 12 मासी है या जो है अल्पकालिक, है ना, केवल वर्षा ऋतु में पानी अन्यथा जो है सूखी। तो मैंने तो दोनों प्रकार की नदियाँ देखी हैं, लेकिन जो है जो अल्पकालिक हैं उसमें हमने जो है उसमें नौकायान भी किया है। लेकिन जो दीर्घकालिक है, जो 12 मासी हैं जिसमें हमेशा पानी रहता है, उसमें तो मैं जो है ना देखा हूँ, लेकिन नौकायान कभी नहीं किया हूँ। क्योंकि यहाँ पे यमुना जी है हमेशा। और जो वो नदियाँ होती हैं जो, अब ये बताओ मुझे आप लोग कि 12 मासी नदियाँ कौन सी नदियाँ हो सकती हैं, अल्पकालिक नदियाँ कौन सी नदियाँ हो सकती हैं? तो 12 मासी वो नदियाँ होंगी जो हिमालय से निकलती हुई आ रही हैं और वो अपने साथ ना पानी लेके आती हैं ग्लेशियर से, और उसमें हमेशा पानी रहता है। लेकिन जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं उसमें हमेशा जल नहीं रहता है। वो कभी कभी पानी जब मतलब बारिश होता है तब पानी उसमें आ जाता है, और जब बारिश नहीं होता फिर वो अपने स्तर से नीचे चला जाता है ना था। तो कह रहा है क्या आप जानते हैं कि नदी सदैव एक ही दिशा में क्यों बहती हैं? आपने भूगोल की जो 2 पाठ्य पुस्तक में ढालों के बारे में पढ़ा होगा। तो आप ना
तो क्या आप जल के एक दिशा से दूसरे दिशा में बहने का कारण बता सकते हैं? तो इसका कारण जाहिर सी बात है, हम लोगों ने ये पहले भी पढ़ा है कि जो है जल अगर आप मामूली से आप ये देख लो, घर पे ट्यूबवेल पे पानी जब चलाते हो, ट्यूबवेल से पानी चलता है तो वो जो नाली इधर के जाता है, किधर जाता है? जिधर ढलान रहता है उसी के साइड में भागता है। अगर ढलान नहीं है तो क्या होता है, पानी खूब ज़्यादा उसमें जो होता है कि उसमें बाढ़ जैसा सिचुएशन हो जाता है। तो जब वो अपने एक स्तर पे को लिमिट को पार कर लेगा, उसके बाद ही ओवरफ्लो होने लगेगा, तब जाके हो जाएगा, है ना। और अगर जो है उसको ढलान नहीं मिल रहा तो ऐसा होता है, अगर ढलान रहता तो सीधे स्मूथली वो पानी निकल जाता है, थोड़ा सा भी वो पानी दिखाई नहीं देता आपको। इसी तरीके से कह रहा है, उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में पश्चिम घाट, है ना। उत्तर में हिमालय है और दक्षिण में पश्चिम घाट है। कह रहा पर्वतीय क्षेत्र की एक नदी से ये है, ये इसी का जो है यहाँ पे चित्र दिया गया है कि देखो इधर से ढलान इसका इस साइड में है ना, तो इधर नदी बह के जा रही है। कह रहा है कि पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियाँ पूर्व की ओर क्यों बहती हैं? वह बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जन क्यों करती हैं? एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहा कर लाती है, जिसे जो है जल ग्रहण किया क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, तो नदी जो है क्या अपने साथ में जो है बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित कर रही हैं। देखो जैसे गंगा, यमुना, है ना, सो घाघरा, सारी नदियाँ जो हिमालय से निकल रही हैं, अब वो अपने जल को ले जा करके बंगाल की खाड़ी में डाल रही है ना। तो जिधर से ये जल अपना ले आती है उसी जिस इलाके से होकर, जैसे यूपी, बिहार, इन सारे क्षेत्रों से जा रही है, तो उसी को जो जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। इसके अलावा हम आगे देखेंगे, एक नदी एवं उसकी जो सहायक नदियों द्वारा अपवाहित, है ना। एक छोटा सा कॉलम में क्या लिखा इसको देख लेते हैं, अपवाह प्रतिरूप के बारे में। इसमें कह रहा है जो अपवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के अनुरूप हो उसे जो है वृक्षाकार प्रतिरूप कहा जाता है। जैसे जो है उत्तरी मैदान की नदियाँ, जब नदियाँ जो है किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती हैं तो इसे जो है अरीय प्रतिरूप कहा जाता है। अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियाँ इस अपवाह प्रतिरूप के अच्छे उदाहरण हैं। जब मुख्य नदियाँ एक दूसरे के समानांतर बहती हों तथा सहायक नदियाँ उनसे समकोण पर मिलती हों तो ऐसे प्रतिरूप को जो है जलीनुमा अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। जब सभी जो है दिशाओं से नदियाँ बहकर किसी झील या गर्त में विसर्जित होती हैं तो इसे ना अपवाह प्रतिरूप का जो है अभिकेंद्रीय प्रतिरूप कहते हैं। बहुत ही अस्पष्ट शब्दों में एनसीईआरटी ये चीज़ें बता रही है। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखिए ये जो भारत है, भारत के जो मुख्य नदियाँ हैं उसमें देखो सिंधु, है ना, सिंधु नदी दिख रही है, पाकिस्तान की तरफ से ये बह रही है अभी आज के टाइम में पाकिस्तान में। झेलम नदी है, लेकिन ये निकलती है हमारे यहाँ से वो, लेकिन इसका जो मुख्य पानी का सोर्स है वो चला जाता है रावी और सतलुज, सारे नदियों का वो चला जाता है पाकिस्तान में हमारे यहाँ से, लेकिन इसका उद्गम स्थल होता है। ठीक है, और ये देखिए ब्यास नदी है। इसके अलावा हमारे जो गंगा नदी है, घाघरा नदी है, देखो गंडक नदी है, कोसी है, शारदा नदी है, गंगा नदी है ना। तो सारी नदियाँ ये आपको दिखाई दे रही होंगी। चंबल की नदियाँ हैं। एक चीज़ और अभी आप पढ़ेंगे कि जो है दो नदी है ना, वो जो कि मतलब दो क्या तीन नदी लगभग होती हैं जो आकर के अरब सागर में गिरती हैं। एक तो माही नदी होती है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, और भारत में इसके अलावा जो है नर्मदा और ताप्ती नदियाँ होती हैं, ये दोनों ही भी जो है अरब सागर में जाकर के गिरती हैं, क्योंकि इनका ढलान जो है इधर होता है और ये एक जो है ना पर्वत को काटते हुए भ्रंश में बहती हैं।
ये हमारी प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, पेनगंगा है, गोदावरी है, कृष्णा है, गोदावरी, पेनगंगा। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट नदी महानदी है ना, ये तुंगभद्रा नदी है, इसके अलावा कावेरी नदी है। ठीक, देख लीजिए। ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये हमारा लक्षद्वीप। तो ये जो हमारा लेक्चर है ये हम ना 2 पार्ट में देखेंगे, ठीक है। पहला पार्ट हम ये कर रहे हैं। तो आगे कह रहा है, देखिए अब हमने देख लिया। तो कह रहा है क्षेत्र को अपवाद द्रोणी कहते हैं, ठीक है। एक अपवाद द्रोणी को जो है दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जो है जल विभाजक कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक सागर है, एक यहाँ पे एक नदी है। अब इसके बीच में ना, इसके बीच में ये जल विभाजक का काम करने वाला जो है ये, इसी को बोलेंगे जल विभाजक का काम कर रही है, नीली पट्टी है ना, तो इसी को जल विभाजक कहते हैं, ठीक है। कह रहा है यह जल सांभर कहते हैं, ठीक है। बड़ी नदियाँ के जो है जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी, जबकि जो है छोटी नदियों व नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को जो है जल सांभर भी कहा जाता है। नदी द्रोणी का आकार जो है बड़ा होता है, जबकि जल सांभर का आकार जो है ना छोटा होता है। नदी द्रोणी होगा तो उसी का आकार थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और अगर जल सांभर होगा तब उसका आकार जो है थोड़ा छोटा होगा। नदी द्रोणी एवं जल सांभर एकता के परिचायक हैं, है ना। इसके जो है एक भाग में परिवर्तन का प्रभाव अन्य भागों व पूर्ण क्षेत्र में देखा जा सकता है। इसलिए इन्हें जो है सूक्ष्म, मध्यम व जो है बृहत नियोजन इकाइयों व जो है क्षेत्रों के रूप में लिया जा सकता है। भारतीय अपवाद को जो है विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है, किया जा सकता है। जैसे कह रहा है समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर इसे जो है 2 समूहों में बांटा जा सकता है। एक कह रहा है अरब सागर का अपवाद तंत्र, दूसरा कह रहा है बंगाल की खाड़ी का अपवाद तंत्र। ये अपवाद तंत्र दिल्ली, कटक, अरावली एवं सह्याद्री द्वारा विलग किए गए हैं, है ना। इस जल विभाजक को एक रेखा द्वारा दर्शाया गया है। कुल अपवाद क्षेत्र का जो है लगभग 77% भाग जो है ना, इसमें जो है गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा आदि नदियां जो है शामिल होती हैं। बंगाल की खाड़ी में जल जो है विसर्जित करती हैं, जबकि जो है 23% क्षेत्र इसमें जो है सिंधु, नर्मदा, तापी, माही व जो है पेरियार नदियां हैं। अपना जल अरब सागर में गिराती हैं। जल सांभर क्षेत्र के आकार के आधार पर भारतीय अपवाह जो है द्रोणियों को 3 भागों में बांट दिया गया है। फर्स्ट जो है इसमें भी बताएंगे मैं आपको, है ना। 3 द्रोणियों में बांटा गया। तो प्रमुख जो नदी द्रोणी है उसमें अपवाद क्षेत्र जो है ना लगभग जो है 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। इसमें 14 नदी द्रोणियाँ शामिल हैं। जैसे उसमें गंगा है, ब्रह्मपुत्र है ना, कृष्णा, तापी, नर्मदा, माही, पेन्नार, साबरमती, बराक आदि नदियां हैं। मध्यम द्रोणी में जिनकी जो अपवाद क्षेत्र जो है 2000 से जो है 20,000 वर्ग किलोमीटर है। इसमें जो है ना 44 छोटी नदियां, 44 नदी द्रोणियां हैं, ठीक है, जिसमें जो है कालिंदी है, पेरियार, मेघना है, और 3 जो है लघु नदी द्रोणी जिनका जो है अपवाद क्षेत्र जो है 2000 वर्ग किलोमीटर से कम है। इसमें न्यूनतम वर्षा के क्षेत्रों में जो है ना बहने वाली बहुत सी नदियाँ इसमें शामिल होती हैं, जो जहाँ पे मतलब वर्षा वगैरह कम होता है। तो इस तरीके का कह रहा है। यदि आप चित्र संख्या जो है 3.1 देखें तो जो है आप पाएंगे कि जो है ना अनेक नदियों का जो है उद्गम स्रोत हिमालय पर्वत है ना, और वे अपना जल बंगाल की खाड़ी या जो है अरब सागर में विसर्जित करती हैं।
उत्तर भारत के इन नदियों की पहचान कीजिए। प्रायद्वीपीय पठार की बड़ी नदियों का उद्गम स्थल जो है पश्चिमी घाट है और यहाँ ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जन करती हैं। मैंने आपको अभी ऊपर में दिखाया था ना कि जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं उनमें उसमें कृष्णा है, माही है, गोदावरी, इन ये सब जो है बड़ी नदियाँ हैं। और जबकि जो उत्तर भारत की नदियाँ उसमें हमने आपको दिखाया था कि गंगा है ना, और यमुना, गंगा यमुना ये सारी नदियाँ हैं जो बड़ी नदियाँ आती हैं, है ना। भागीरथी और अलकनंदा, घाघरा। कह रहा है नर्मदा और तापी दो बड़ी नदियाँ जो है इसका जो है अपवाद है, क्योंकि ये दोनों नदियाँ ना ये अरब सागर में जा कर के गिरती हैं। ये और उनके जो है छोटे नदियाँ अपनी जो है जल अरब सागर में विसर्जित करती हैं। पश्चिमी तटीय क्षेत्र में जो है कोंकण से मालाबार तट तक जो है बहने वाली नदियों के नाम बताएं। उद्गम के है ना प्रकार, प्रकृति व जो है विशेषताओं के आधार पर भी जो है भारतीय अपवाह तंत्र को हिमालयी अपवाह तंत्र व जो है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में जो है विसर्जित किया जाता है। यद्यपि इस विभाजन योजना में जो है ना चंबल, बेतवा, सोन आदि जो है नदियों के वर्गीकरण में जो है समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि उत्पत्ति व जो इनकी आयु में ये हिमालय से ना निकलने वाली नदियों से भी पुरानी है। क्योंकि जो मतलब चंबल, बेतवा, सोन ये सारी नदियां हैं, है ना, इनकी जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं उनके बारे में भी बोल रहा है। ठीक है, कह रहा है फिर भी यह जो अपवाह तंत्र वर्गीकरण का सर्वाधिक मान्य आधार है। इस पुस्तक में इसी का जो है अनुसरण किया गया है। भारत के अपवाह तंत्र के बारे में बात की गई है, तो कहा जा रहा है कि भारत के अपवाह तंत्र में जो है भारतीय अपवाह तंत्र में अनेक छोटी बड़ी नदियां शामिल हैं। ये तीन बड़ी भू आकृति इकाइयाँ की जो है उद्विकास प्रक्रिया तथा जो है वर्षण की प्रकृति व जो है लक्षणों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई है। हिमालयी अपवाह तंत्र भूगर्भिक इतिहास के जो है एक लंबे दौर में विकसित हुआ है। इसमें मुख्यतः गंगा, सिंधु व जो है ब्रह्मपुत्र नदी द्रोणियाँ शामिल हैं। यहाँ की नदियाँ 12मासी हैं, है ना। ये जो नदियाँ हैं 12मासी हैं, जो गंगा से है ना, जो मुख्य द्रोणी ब्रह्मपुत्र नदी द्रोणी में शामिल होती हैं। क्योंकि ये क्या होता है कि जैसे जैसे ग्लेशियर में बर्फ़ पिघल रहे हैं और वर्षण दोनों से पानी लेकर के आते हैं, इन्हीं को सदा नीरा भी बोला जाता है। ये नदियाँ गहरे महाखड्डों से गुजरती हैं जो हिमालय के उत्थान के साथ साथ अपरदन क्रिया द्वारा निर्मित है। महाखड्डों के अतिरिक्त ये नदियाँ ना अपने पर्वतीय मार्ग में जो है वी आकार की घाटियाँ भी बनाती हैं, क्षिप्रिकाएँ व जो है जलप्रपात भी बनाती हैं। जब ये जो है मैदान में प्रवेश करती हैं तो निक्षणात्मक स्थलाकृति जैसी। अब जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए ये जो है स्थलखंड है ना, यह स्थलखंड है और इधर भी स्थलखंड है। अब यहाँ पे ये सब माउंट है, यहाँ पे है ना, यहाँ पे सब माउंट है, ये पर्वत है, ये पर्वत है। अब नदी जो है ना, अब नदी इधर तो इधर से आ रही है। अब नदी जब इधर से आ रही है तो इधर दोनों तरफ जब पर्वत है, यहाँ पे ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, यहाँ पे ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, तो अब नदी इसके बीच में आ रही, तो नदी क्योंकि इतना काट नहीं पाएगी, क्योंकि मिट्टी तो है नहीं दोनों बगल में पर्वत है, तो बीच से ही आएगी, तो वो इसलिए ना वी आकार की घाटी बनाती है, क्योंकि मिट्टी का पर्दन हुआ। लेकिन जैसे ही मतलब ये मैदान में आ जाती है, जब ये मैदान में एंट्री कर जाती है, जब मैदान में आ जाती है तो यहाँ पे क्योंकि मिट्टी तो काट सकती है, तो ये ना ज़मीन पे अच्छे से फ्लो करने लगती है। ठीक, आगे देखेंगे हम, जो है कह रहा है कि ये देखिए ये क्षिप्रिकाएँ हैं ना छोटे छोटे। ठीक, इसमें देखिए बताते हैं हम आगे में। जैसे जो है कह रहा है कि समतल घाटियों, गोखुर झीलें जो होती है, बाढ़कृत मैदान होता है, गुम्फित वाहिकाएँ और नदी के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण। डेल्टा का निर्माण मतलब
जब कोई पत्थर वगैरह आ जाता है इसके मार्ग में, जैसे ये जो नदियाँ हिमालय से निकलती हैं ये तो पहाड़ों से होकर के निकलती, इसमें बहुत सारे कंकड़ पत्थर ये अपने साथ जो है लेकर के आती हैं। लेकिन जैसे ही मतलब कहीं पे झरना होता है, कहीं पे इस तरीके का जब ऊपर से नीचे नीचे नदियाँ गिरती तो पत्थर अपने साथ ले आती हैं, लेकिन वो पत्थर वजन होने के कारण जब वो आगे नहीं बढ़ पाता तो वो पत्थर वहीं पे रुक जाता है। तो उसके साथ में नदी के साथ में और भी जो चीज़ें पीछे पीछे आती हैं वो उस पत्थर के सहारे और रुकते जमा होते चली जाती हैं, तो बाद में वो डेल्टा की तरह काम करता है ना, उसी डेल्टा का निर्माण करती हैं। इसी पर है कि हिमालय क्षेत्र में इन नदियों का जो है रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, परंतु मैदानी क्षेत्र में ना इनमें जो है सर्पाकार मार्ग है। मार्ग में जो है ना बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है और अपना रास्ता जो है बदलती रहती हैं, क्योंकि मिट्टी रहता है। आप देखेंगे नाली घर पे, जब घर पे गांव में जैसे पानी वगैरह जब आप ट्यूबवेल चलाते हैं तो जब खेत में सिंचाई करते हैं तो जिसमें नाली में पानी आता है बरहा जिसको बोलते हैं, तो उसमें से पानी किधर भी भाग जाता है, किधर की तरफ कट जाता है, तो बार बार वो कट के अपना रास्ता बदल लेता है, इधर उधर कहीं किसी दूसरे खेत में कट जाता है, झगड़ा भी हो जाता है, मार भी हो जाता है ना, इस टाइप का होता है। तो ऐसे ही नदियाँ हैं। नदियाँ जब मैदान ऐसा मिट्टी जो है पाएगा कि मतलब मिट्टी जो है उपजाऊ फर्टिलाइज मिट्टी होती हैं, तो वो मिट्टी कहीं पे भी बार बार कट जाती है। तो ये ऐसे ही सबसे ज़्यादा देखो मार्ग बदलने वाली नदियाँ आप लोगों को बता सकते हैं आप लोग कौन सी नदी हैं जो हर साल हर साल लगभग माना जाता है कि वो अपनी रास्ते को बदल लेती है? तो ऐसा नदी बिहार में कोसी नदी है ना, जिसको शोक बिहार का कहते हैं। इसके अलावा एक दामोदर नदी है जो बंगाल में बहती है, ठीक है। तो कह रहा सर्पाकार में जो है बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है और अपना रास्ता बदल लेती है। कोसी नदी जिससे जो है बिहार का शोक कहते हैं, अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात रही है ये। और यह नदी जो है पर्वतों के ऊपरी क्षेत्रों से भारी मात्रा में जो है अवसाद लेकर मैदान भाग में जमा करती है ना। अब जैसे ऊपर से ढलान है, जब पर आप एक पहाड़ जैसा ढो बनाइए, ऊपर से पानी गिलास से पानी डालिए, देखिए ऊपर से कितना अवसाद नीचे आएगा। लेकिन जब वो अवसाद आएगा नीचे तो जहाँ तक उसको ले जाना पानी, जहाँ तक ले जा पाएगा वहीं ले जाएगा, बाकी छोड़ के वो पानी अवसाद को छोड़ देगा वहीं और आगे बढ़ जाएगा। ऐसे ही ये पर्वत से ऊपर से जब पानी लेकर के आता है नीचे, तो फिर अवसाद अगर आगे नहीं जा पाती तो उसको छोड़ देता है और पानी आगे बढ़ जाता है ना, तो इधर उधर कट के चली जाती है नदी, मैदानी भाग में जमा करती है। इसमें जो है ना नदी मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। तब नदी मार्ग क्या हो जाते हैं? अवरुद्ध हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप नदी जो है अपना मार्ग बदल लेती है। कोसी नदी जो है ऊपरी पर्वतीय क्षेत्र से इतनी भारी मात्रा में जो है अवसाद लेकर आती है। जो क्या आप सोचते हैं कि जो है समांतर नदियाँ और विशेष तौर पर कोसी नदी में जो है जल का बहाव व मात्रा एक समान रहती है या घटती बढ़ती रहती है ना? तो नदी में कब जल की मात्रा अधिक होती है? बाढ़ के सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव के कारण, है ना? प्रभाव क्या है? तो जैसे अभी देखो बारिश के समय में होता है, क्या होता है, नेपाल कहता है कि नेपाल पानी छोड़ रहा है, बिहार में बाढ़ आ जा रहा है। तो पहाड़ों से पानी इतना ज़्यादा, पानी तो आता ही है, लेकिन पहाड़ी जब पानी वहाँ से आता है तो वो ढलान पे रहता है, तो पानी बहुत तेज़ी से आता है, कूच करता है नेपाल से, फिर बिहार में आता है, तो एकाएक पानी आ जाता है और बाढ़ बहुत ज़्यादा हो जाता है। यही कारण होता है कि लोगों को भागने का मौका भी नहीं मिलता, है ना? अब कह रहे हैं हिमालय पर्वतीय अपवाह तंत्र का जो है विकास। इसमें क्या कहा जा रहा है कि हिमालय पर्वतीय नदियों के विकास के बारे में मतभेद है। यद्यपि भूवैज्ञानिक मानते हैं कि मायोसीन कल्प में लगभग जो है 2.4 करोड़ से 50 लाख वर्ष पहले ये मायोसीन कल्प था। इसमें जो है एक विशाल नदी थी जिसे जो है ना शिवालिक या इंडो ब्रह्म कहा जाता था। हिमालय के जो है संपूर्ण अनुदैर्घ्य विस्तार के साथ असम से पंजाब तक ये बहती थी नदी। अंत में निचले पंजाब के पास जो है ना सिंधु की खाड़ी में अपना जो है पानी विसर्जित करती थी। ये तब की बातें बता रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि इसको अध्याय 2 में हमने देखे। तो कह रहा है शिवालिक पहाड़ियों की जो असाधारण निरंतरता है ना, जो शिवालिक पहाड़ी है उसके बारे में आपको बता दूं कि शिवालिक पहाड़ी है ना, वो मेन पहाड़ी नहीं है। शिवालिक पहाड़ी तो जो हमारा हिमालय है उसके पाद से बना हुआ है, उसका पैर है वो। जैसे मान लो कि कोई घर है पुराना, अब दीवार, वो मेन घर तो वो है, लेकिन
धीरे धीरे बारिश होता है तो दीवारें कट कट के बगल में मिट्टी गिरती तो बगल में ही जमा होती चली जाती है ना। तो ऐसे हिमालय पर्वत जो है वो दीवार है बहुत बड़ी, और उसके बगल में ही जो शिवालिक है ना, वो उसी का जो सेडिमेंट है, जो उसके अवसाद है, वही धीरे धीरे कट के बारिश में, हवा में धीरे धीरे कट के जमा होते वो शिवालिक बना है ना। तो शिवालिक में अगर बारिश होगा तो शिवालिक से ज़्यादातर अवसाद ही कट के आएंगे, है ना। कारण कि शिवालिक पानियों का असाधारण निरंतरता है, इसका जो है सरोकारी उद्गम और इसका जो है जलोढ़ निक्षेप से बना होना, जिसमें जो है रेत, मृतिका, चिकनी मिट्टी, गुलास व कोंगलोमेरेट शामिल है, इस धारणा की जो पुष्टि करते हैं। ऐसा माना जाता है कि कालांतर में इंडो ब्रह्म नदी ना 3 मुख्य अपवाह तंत्रों से में बढ़ गई थी। पश्चिम में जो है सिंध और इसका जो है 5 सहायक नदी था, मध्य में गंगा और हिमालय से निकलने वाली इसकी सहायक नदियाँ थी, है ना, सहायक नदियाँ। और इसके अलावा पूर्व में ब्रह्मपुत्र का भाग व हिमालय से निकलने वाली इसकी सहायक नदियाँ थी। विशाल नदी का इस तरह जो है विभाजन संभवतः जो है प्लेस्टोसीन काल में हिमालय के पश्चिमी भाग में जो है पोटवार पठार के उत्थान के कारण हुआ। यह क्षेत्र जो है ना सिंधु व गंगा अपवाह तंत्रों के जो है बीच जल विभाजक बन गई। इस प्रकार मध्य प्लेटोसीन काल में जो है राजमहल पहाड़ियाँ ना और मेघालय पठार के मध्य स्थित मालदा गैप का जो है अधोक्षेपण हुआ, जिसमें जो है गंगा और मपूत नदी तंत्रों का जो है द्विक परिवर्तन हुआ और जो है वे बंगाल की खाड़ी की ओर ना प्रवाहित हो गई। ठीक है, अब हम देखेंगे हिमालय अपवाह तंत्र की जो नदियां हैं उनके बारे में। तो हिमालय अपवाह में जो है अनेक नदी तंत्र हैं, जिसमें हम कह रहा है कि मगर हम ना निम्नलिखित में से नदी तंत्र का तंत्र जो है प्रमुख है। इसमें से बोल रहा है कि सिंधु नदी तंत्र, क्योंकि ये बहुत ही विशाल का है और बड़ी नदी तंत्र है ना। तो ये जो है कह रहा है कि यह विश्व के सबसे बड़े जो है नदी द्रोणियों में से एक है, जिसका जो है क्षेत्रफल 11 लाख है ना 65,000 वर्ग किलोमीटर है। भारत में इसका जो क्षेत्रफल है वो बताया जा रहा है कि 3,21,289 वर्ग किलोमीटर है। इसकी जो कुल लंबाई है वो 2,880 किलोमीटर है। और भारत में इसकी जो लंबाई, मतलब भारत में जो ये बहती है नदी, इसको देखो, नदी का तो कुल लंबाई जो है 2,880 है, लेकिन हमारे इंडिया में जो ये नदी बह रही है वो मात्र 1,114 है। इससे ज़्यादा वो पाकिस्तान में बहती है। ठीक है, किलोमीटर है। भारत में हिमालय की जो है नदियों में सबसे प्राचीन सबसे जो है पश्चिमी है। इसका जो है उद्गम जो है तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखाचू ग्लेशियर के निकट हिमनद 31 डिग्री 15 मिनट और जो है 80 डिग्री 40 मिनट से पूर्व होता है ना, जो 4,164 मीटर की जो है ऊंचाई पर स्थित है। तिब्बत में इसे जो है सिंगी खबान अथवा शेर मुख कहते हैं। लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के जो है ना बीच से उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई या जो है लद्दाख और बाल्टिस्तान से गुजरती है। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं पहले। इधर देखो, मैप में आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, सिंधु नदी का जो है ये तिब्बत है ना, इधर से ही ये नदी इधर से ही निकलती है, सिंधु नदी। ये देखिए, यहाँ से इसका उद्गम स्थल है। यहाँ ये 2 नदियों के रूप में आती है, यहाँ से यहाँ दोनों आकर के यहाँ मिल जाती है, फिर सिंधु नदी बनाती है। ठीक है, इतना यहाँ तक बहती है इंडिया में, बाकी सारा ये पाकिस्तान के मैदानी भागों में बहती है। लद्दाख श्रेणी को काटते हुए यह नदी जो है जम्मू और कश्मीर में गिलगित के जो है समीप एक दर्शनीय महाखंड का निर्माण करती है, या पाकिस्तान में चिल्लड़ के निकट जो है दर्दिस्तान प्रदेश में प्रवेश करती है। मानचित्र पर इसे जो है क्षेत्र को रेखांकित करें, है ना। देखा था सिंधु नदी की जो है एक सिंधु नदी की बहुत सी सहायक नदियां भी हैं, उसके बारे में बताया कि हिमालय से पर्वत से निकलती हैं वो
इसमें श्योक नदी है, गिलगित नदी है, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, सिगार, गास्टिंग व जो है द्रास। अंततः यह नदी जो है ना अटक के निकट पहाड़ियों से बाहर निकलती है और जहाँ जो है दाहिने तट पर यह काबुल नदी भी इसमें जो है मिलती है। इसके जो है दाहिने तट पर मिलने वाली अन्य प्रमुख नदियाँ हैं खुर्रम, तोची, गोमल, विबोआ और संगर। ये सभी नदियाँ जो है सुलेमान श्रेणियों से निकली हैं। यह नदी दक्षिण की ओर बहती हुई मिथनकोट के निकट पंचनद का जो है जल प्राप्त करती है। पंचनद नाम जो है पंजाब की 5 है ना मुख्य नदियों सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम को दिया गया है। उसी को पंचनद, इसी 5 नदियों की वजह से ही पंजाब बोला जाता है, क्योंकि 5 नदियों का समूह वहाँ से आता है। पंजाब में जो है सिंधु नदी जो है कराची के पूर्व में अरब सागर में जा गिरती है। भारत में सिंधु जो है जम्मू और कश्मीर राज्य के केवल जो है लेह ज़िले में बहती है ना। हम आपको दिखाते हैं इसके बारे में मैप में। जैसे ये देखिए, ये नदियाँ है ना। अब हमारा पंजाब कहाँ पड़ता है? पंजाब हमारा यहीं पे तो है, पंजाब है ना। ये जम्मू कश्मीर है, यहाँ नीचे पंजाब है। तो ये सारी नदियाँ कहाँ से निकल रही हैं? यहीं से तो होकर के निकल रही हैं, ठीक है। ये पाकिस्तान का पंजाब है, ये हमारा राजस्थान है, यहाँ जम्मू कश्मीर है, ये लद्दाख है। एक चीज़ अब ध्यान रखना, हमारे यहाँ हमारे मैप में एक चीज़ चेंजिंग हुआ है। जैसे पहले हमारा बॉर्डर जो है ना यहाँ पे जम्मू कश्मीर होता था। अब हमारे भारत में जो है लद्दाख से लेके कन्याकुमारी हो गया। पहले जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी था, जम्मू कश्मीर यहाँ था। अब इसका शेयर यहाँ पर तो ये जो है लद्दाख हो गया। तो अब अगर कभी भी कहे तो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक नहीं कहोगे, लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक, ठीक। कह रहा है इसके दाहिने तट पर जो मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियाँ, इसको मैंने बता दी इसके बारे में, है ना। कह रहा है झेलम जो सिंधु की जो है महत्वपूर्ण सहायक नदी है, कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में पीर पंजाल गिरपद में स्थित वेरीनाग झरने से निकलती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह नदी जो है श्रीनगर और वुलर झील से बहते हुए एक तंगे व गहरे महाखड्ड से गुजरती हैं। जो वुलर झील वगैरह है यहीं पे है, ठीक है। पाकिस्तान में जो है झंग के निकट यह जो है चिनाब नदी से मिलती है। चिनाब नदी जो है चिनाब सिंधु की जो है ना सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे ज़्यादा पानी लाता है वो अपने साथ में। यह चंद्रा और भागा 2 सहिताओं के मिलने से बनती है चिनाब, है ना। ये जो है सहिताएँ हिमालय प्रदेश में जो है केलांग के निकट तांडी में जो है आपस में मिलती हैं, इसलिए इसे जो है चंद्रभागा के नाम से जो है जाना जाता है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह नदी जो है ना 1180 किलोमीटर बहती है भारत में। रावी सिंधु की जो है एक अन्य जो है महत्वपूर्ण सहायक नदी है, ये भी जो है सिंधु में मिलती है। यह हिमालय के जो है कुल्लू पहाड़ियों से में जो है रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है और राज्य की जो है चंबा घाटी से बहती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने वाला जो है सराय सिंधु के जो है निकट चेनाब नदी में मिलने से पहले यह नदी जो है ना पीर पंजाल के दक्षिण पूर्वी भाग व जो है धौलाधर के बीच जो है प्रदेश से प्रवाहित होती है। इसके बाद ब्यास नदी है। तो ब्यास नदी जो है सिंधु की जो है अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है भी, जो मतलब समुद्र से लगभग 4000 मीटर जो है ऊंचाई पर है। रोहतांग के दर्रे के निकट ये ब्यास कुंड से निकलती है। यह नदी जो है कुल्लू घाटी से गुजरती है और धौलाधर श्रेणी में जो है काती और लारगी के महाखड्ड का निर्माण करती है। और कह रहा है यह पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है, जहाँ जो है हरिके के पास सतलुज नदी में जा मिलती है। सतलुज नदी तिब्बत में जो है 4555 मीटर की ऊंचाई पर जो है मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से निकलती है, जहाँ जो है इसे लागचेन खामबाब के नाम से जाना जाता है। भारत में प्रवेश करने से पहले
यह जो है लगभग 4000 किलोमीटर तक सिंधु नदी के समानांतर बहती है और रोपड़ में एक जो है माखड से निकलती है। यह हिमालय पर्वत श्रेणी में शिपकिलर से बहती हुई पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है और जो है ना यह एक पूर्ववर्ती नदी है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण सहायक नदी है क्योंकि यहाँ जो है भाखड़ा ना नांगल परियोजना के नहर तंत्र का जो है पोषण किया। भाखड़ा नांगल। अब गंगा नदी की बात करें, गंगा नदी तंत्र। अब गंगा नदी तंत्र तो इसे कह रहा है कि अपनी द्रोढ़ी और सांस्कृतिक महत्व है ना, क्योंकि भारत की विरासत है गंगा नदी तंत्र। तो इसमें कह रहा है सांस्कृतिक महत्व दोनों के दृष्टिकोण से गंगा भारत की जो है सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यह नदी जो है उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गौमुख के ना निकट गंगोत्री हिमनद से जो है 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। यहाँ यह जो है भागीरथी के नाम से जानी जाती है। यह मध्य व लघु हिमालय श्रेणियों को काटकर तंग महाखड्डों से होकर ना देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। उसके बाद जो है आगे जो है ये बद्रीनाथ के ऊपर जो है सतोपथ हिमनद है, वहाँ पे यह अलकनंदा धौली और जो है विष्णु गंगा धराओं से मिलकर बनती है जो जोशीमठ विष्णु प्रयाग में जाकर मिलती है। फिर जो है अलकनंदा की जो है अन्य सहायक नदी जो है पिंडार नदी है जो इससे जो है कर्णप्रयाग में मिलती है। और जबकि जो मंदाकिनी नदी या जो है काली गंगा इसे जो है रुद्रप्रयाग में मिलती हैं, है ना। फिर गंगा नदी हरिद्वार के मैदान में प्रवेश कर जाती है वहीं से। फिर यहाँ से यह पहले जो है दक्षिण की ओर फिर जो है दक्षिण पूर्व की ओर बहना स्टार्ट कर देती है। पूर्व में बहती हुई आती है ये, अंत में से जो है दक्षिण मुखी होकर के ना दो जल वितरिकाओं मतलब भागीरथी और हुगली में जो है विभाजित हो जाती है। इससे पहले ये जो है वहाँ पे प्रयागराज पहुँचती है। प्रयागराज में ना वहाँ पे क्या होता है कि ये गंगा यमुना सरस्वती का तो संगम भी वहीं पे माना जाता है, ठीक। इस नदी की लंबाई जो है 2525 है और किलोमीटर है। या उत्तराखंड में जो है 110 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में बहती है। बिहार में 445 किलोमीटर बहती है और पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर मार्ग तय करके गंगा द्रोणी केवल जो है भारत में लगभग जो है 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो है फैली हुई है। यह जो है भारत की सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। इससे जो है उत्तर में जो है हिमालय से निकलने वाली 12 मासी अनित्यवाही नदियाँ और दक्षिण प्रायद्वीप से निकलने वाली अनित्यवाही नदियाँ शामिल हैं। सोन इसके जो है दाहिने किनारे पर मिलने वाली प्रमुख नदी है। बाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियाँ जो हैं इसमें जो बाएं तरफ से मिलती हैं, ये बात ध्यान रखना। हमेशा कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है कि बाएं तरफ से गंगा नदी में कौन कौन सी नदी का संगम है। तो रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है व महानंदा है। सागर द्वीप के निकट यह जो है नदी अंततः जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। यह यमुना गंगा की जो है सबसे पश्चिमी और जो है सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुना अपने साथ बहुत ज़्यादा पानी ले आती है। इसके स्रोत जो है ना यमुनोत्री हिमनद है, जो मतलब हिमालय के बंदरपूछ श्रेणी की पश्चिम ढाल से 6316 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। प्रयाग में इसका जो है ना संगम भी हो जाता है, मैंने आपको बताया इसके बारे में, जहाँ माघ मेला और जो है महाकुंभ लगता है, ठीक है। इसके दाहिने तट पर जाकर के मिलती देखो निकलने वाली जो मतलब इसका जो है गंगा में संगम होता है। प्रायद्वीप पठार से निकलने वाली ना जो नदियाँ उसमें चंबल है, सिंध है, बेतवा, केन इसके जो है दाहिने तट से पर जो है मिलती हैं। जबकि हिंडन, रिंद, सेंगर, वरुणा आदि जो नदियाँ ना इसके बाएं तट पर मिलती हैं। अधिकांश जल जो है सिंचाई उद्देश्य के लिए पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहरों तथा जो है आगरा नहर में आता है यहाँ से। इसके अलावा उन राज्यों के नाम लिखिए, कह रहा है नाम लिखिए जो यमुना नदी द्वारा जो है प्रवाहित होती हैं। आगे देखेंगे इसमें कह रहा है चंबल नदी मध्य प्रदेश के जो है मालवा पठार में महू के जो है निकट निकलती हैं और उत्तरमुखी होकर के एक ना महाखंड से बहती हुई राजस्थान में कोटा पहुंचती हैं, जहां इस पर जो है ना गांधी सागर जो डैम बनाया गया है वो है। और कोटा में इसे जो है बूंदी, सवाई माधोपुर और धौलापुर होती है। यमुना नदी में जो है मिल जाती हैं। चंबल जो है अपनी उत्खात भूमि
वाले भू आकृति के लिए जो है प्रसिद्ध है। इसे जो है चंबल खड्ड कहा जाता है ना। चंबल नदी में ही देखो क्या नाम है, मगरमच्छ, क्रोकोडाइल वगैरह है ना। और गंडक नदी जो है 2 धाराओं, एक काली गंडक, एक जो है त्रिशूल गंगा के नाम से आती है ना, के जो है मिलने से बनती है। ये जो है नेपाल हिमालय में जो है धौलीगिरी व माउंट एवरेस्ट के बीच से निकलती है और मध्य नेपाल को प्रवाहित करती है। बिहार के चंपारण जिले में यह जो है गंगा मैदान में प्रवेश करती है और पटना के निकट जो है सोनपुर गंगा नदी में जो है जा मिलती है। घाघरा नदी जो है मापचाचुंगो हिमनद से निकलती है तथा जो है टीला, सेती व जो है बेरी नामक सहायक नदियों का जो है जल ग्रहण करने के उपरांत ये सीसा पानी में जो है एक गहरे महाखंड का निर्माण करते हुए पर्वत से बाहर निकलती है। शारदा नदी इससे जो है मैदान में मिलती है और यहाँ जो है ना छपरा है बिहार में, छपरा में यह जो है गंगा नदी में विलीन हो जाती है। ठीक है। इसके बाद कोसी एक जो है पूर्ववर्ती नदी है जिसका जो है स्रोत तिब्बत में जो है माउंट एवरेस्ट के जो है उत्तर में है, जहाँ से ये इसकी जो है मुख्य धारा ना अरुण निकलती है और नेपाल में मध्य हिमालय को जो है पार करने के बाद इसमें जो है ना पश्चिम से सोन कोसी और पूर्व से जो है ना तमुर कोसी मिलती है। अरुण नदी से मिलकर के यह जो है ना सप्तकोसी बना लेती हैं। इसके बाद कह रहा है रामगंगा जो नदी है उसके बारे में बताया है। तो रामगंगा नदी जो है ना गैरसैंण के निकट एक गढ़वाल है ना उत्तराखंड में की पहाड़ियों से जो है निकलने वाली अपेक्षाकृत छोटी नदी है। शिवालिक को जो है पार करने के बाद यह जो अपना मार्ग दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बनाती है और उत्तर प्रदेश के निजामाबाद के निकट मैदान में प्रवेश कर जाती है। अंत में ये कन्नौज के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। इसके बाद छोटा नागपुर पठार का रोल बताया गया इसमें क्या है। तो छोटा नागपुर पठार के जो है पूर्वी किनारे पर दामोदर नदी बहती है ना, और भ्रंश घाटी से होती हुई हुगली नदी में जो है हुगली नदी में गिरती है। बराकर इसकी जो है एक मुख्य सहायक नदी है। कभी जो है बंगाल का श्योक कही जाने वाली इस नदी को जो है दामोदर घाटी कारपोरेशन नामक जो है एक बहुउद्देशीय परियोजना ने जो है वश में कर लिया है ना। शारदा या सरयू नदी का जो है उद्गम बताया गया है ना। सरयू नदी का जो उद्गम स्थल है वो नेपाल में है, मिलाप इसका हिमनद में है, जहाँ इसे जो है गौरी गंगा के नाम से जो है ना जाना जाता है। अब यह जो है भारत नेपाल सीमा के साथ बहती हुई जहाँ जो है इसे काली चाइक कहा जाता है, काली या चाइक कहा जाता है। घाघरा नदी में भी मिल जाती है ये। गंगा नदी की एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है ना महानंदा, जो मतलब जहाँ दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है। यह जो है नदी पश्चिम बंगाल में गंगा के बाएं तट पर जो है मिलने वाली अंतिम सहायक नदी होती है। ठीक। इसके बाद आता है गंगा के दक्षिणी तट पर सोन एक बड़ी सहायक नदी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है। पठार के उत्तरी किनारे पर जो है जलप्रपातों की श्रृंखला बनाती हुई यह नदी जो है ना पटना से पश्चिम में आरा के पास गंगा नदी में जो है विलीन हो जाती है। ठीक है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, कल हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र देखेंगे और प्रायद्वीपीय जो अपवाह तंत्र उसके बारे में हम कल देखेंगे। आप लोग को सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा अगर सेशन अच्छा लगा हो। जय हिंद।